नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी शाह, सहायक प्राध्यापक कला और विज्ञान महाविद्यालय बलौदा से हूँ। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास के यथार्थवाद और आदर्शवाद की प्रस्तुति, गोदान उपन्यास में जो आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुंदर समन्वय किया गया है, इस पर हम व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान सन 1936 ईस्वी में कृषक जीवन का महाकाव्य है, जिसमें उपन्यासकार ने होरी की व्यथा कथा के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित किया है। प्रेमचंद ने गोदान में होरी और धनिया, मालती और मेहता, गोबर और झुनिया, मातादीन और सिलिया, खन्ना और गोविंदी के माध्यम से ऐसे चरित्र प्रस्तुत किए हैं जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपन्यास आधुनिक जीवन की जटिलताओं को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है और साहित्यकार समाज में रहते हुए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। अतः समाज की विसंगतियां उसके कोमल हृदय को प्रभावित करती ही है और उसकी अभिव्यक्ति भी अनिवार्य रूप से वह करता है। उपन्यास का फलक विस्तृत होने के कारण इन विसंगतियों का पूरा चित्र उतारने का अवसर उपन्यासकार को मिलता है। यही कारण है कि आधुनिक उपन्यास में समाज को उसके यथार्थ रूप में देखा जा सकता है। गोदान प्रेमचंद की महान उपलब्धि है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन समाज के सभी वर्गों का सजीव चित्रांकन किया है। गोदान के पात्र एक ओर तो वर्ग के प्रतिनिधि है, तो दूसरी ओर अपनी व्यक्तिगत सत्ता भी बनाए हुए हैं। प्रेमचंद उन गरीब कृषकों, मजदूरों के शोषण का चित्र उतारने में जितने सफल हुए हैं, उतनी ही सफलता उन्हें जमींदारों एवं मिल मालिकों के अत्याचारों को सशक्त रूप से चित्रित करने में मिली है। उन्होंने अपने इस महाकाव्यात्मक उपन्यास में अपनी उदात्त शैली में सर्जन के जिन आयामों को स्पर्श किया है, वैसा बिरले लोग ही कर सकते हैं। प्रेमचंद सच्चे अर्थों में जीवन के चितेरे थे। वे जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के पक्षधर थे। वहीं दूसरी ओर उनमें निहित साहित्यिक वृत्ति उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अनुगामिनी थी। जीवन का यथार्थ चित्रण यदि हमारे किसी काम का नहीं, तो वह साहित्य की वस्तु नहीं है, ऐसा उनका मान्यता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने उपन्यासों में न तो कोरे यथार्थ का ही निरूपण किया है और न कोरा आदर्शवाद प्रस्तुत किया है, बल्कि वे तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार थे और गोदान में भी हमें उनका यही रूप दिखाई पड़ता है। नग्न यथार्थ जहाँ सौंदर्य का बाधक है, वहीं कोरा आदर्श कल्पना की उड़ान है। इसलिए प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में आदर्श और यथार्थ का मणिकांचन समन्वय प्रस्तुत किया है। उसकी कथा वस्तु तथा पात्र सभी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य व्यक्ति में संस्कार उत्पन्न करना मानते थे। यही कारण है कि उनके प्रारंभिक उपन्यासों का अंत आदर्शवादी ढंग पर हुआ है, पर जीवन के संघर्षों ने उन्हें यथार्थोन्मुखी बनाया, जिसकी स्पष्ट झलक उनके गोदान में देखी जा सकती है। गोदान के पात्रों के चरित्रांकन में उन्होंने आदर्शोन्मुखी यथार्थ वृत्ति का परिचय दिया है।
उनका कोई भी पात्र न तो सर्वगुण संपन्न देवता है और न ही दानवता की साक्षात प्रतिमूर्ति। वे तो मानव को उसके समस्त गुण दोषों के साथ प्रस्तुत करना चाहते थे और इसलिए उनका चरित्रांकन जीवन की वास्तविकता के निकट है। वस्तुतः प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे सर्वप्रथम उपन्यासकार कहे जा सकते हैं जिन्होंने जीवन की वास्तविकता को उसके निकट से झांक कर देखने का प्रयत्न किया और उनका देखा हुआ दीन दुखी प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं से जर्जरित नवयुग की चेतना से अपरिचित समाज ही भारत का वास्तविक समाज था। होरी और धनिया के रूप में उन्होंने जो चरित्र दिए वे गांव-गांव में देखे जा सकते हैं। होरी में एक किसान के सभी गुण दुर्गुण विद्यमान हैं। वह परिश्रमी, कठिन और सरल होते हुए भी चालाक और स्वार्थी है। अवसर आने पर वह अपने भाई के परिवार का भरण पोषण का भी प्रबंध करता है और दूसरी ओर वह बेईमानी भी करता है और इस प्रकार उसकी सहृदयता और उदारता दोनों का ही उसमें समन्वय दिखाई पड़ता है। धनिया के रूप में प्रेमचंद ने भारतीय कृषक नारी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। वह उदार, परोपकारी और कर्मठता के गुणों से संपन्न नारी है, पर अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं कर पाती और अपने पति को भी गालियां देने से नहीं चूकती है। होरी और धनिया का संघर्षमय जीवन भारतीय किसान के यथार्थ जीवन की करुण कहानी है। जीवन भर परिश्रम करते रहने पर भी वे भरपेट भोजन नहीं कर पाते और अपनी किसी छोटी सी इच्छा को, चाहे वह गोदान की ही क्यों न हो, पूरा नहीं कर पाते। उनकी गाढ़ी कमाई जमींदारों और साहूकारों में बढ़ जाती है। बस यही भारत के किसान की यथार्थ कथा है। प्रेमचंद के समय में दो विचारधाराएं समाज पर प्रभाव डाल रही थी, एक मार्क्सवाद और दूसरा गांधीवाद। प्रेमचंद पर इन दोनों का ही प्रभाव था, किंतु अंधश्रद्धा इनमें से किसी एक विचारधारा के प्रति नहीं थी। वे विशुद्ध मानवतावादी लेखक थे, न तो मार्क्सवादी हिंसा के वे समर्थक थे और न ही समाज को वर्गों में विभक्त कर घृणा फैलाने के पक्षधर थे। वस्तुतः वे एक ऐसे कलाकार थे जो साहित्य का उद्देश्य जीवन की सच्चाई प्रकाशित करना मानते हैं। उनके अनुसार हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो और जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, बल्कि सुलावे नहीं। सफल उपन्यास की परिभाषा उनके शब्दों में इस प्रकार है कि जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे और उसके सद्भाव जागृत उठे, वही सफल उपन्यास है। गोदान में प्रेमचंद ने नारी संबंधी विचारों के प्रतिपादन में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है। प्रोफेसर मेहता ने विमेंस लीग में भाषण देते समय नारी के विषय में जो विचार व्यक्त किया वे इसी प्रकार के हैं। जैसे उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। गोदान में चित्रित होरी और धनिया का संघर्ष यथार्थ के धरातल पर टिका है। जमींदार, सूदखोर, पुलिस, पटवारी, कारकुन, मिल मालिक और धर्म के ठेकेदार तथा पंच
किस प्रकार किसान का शोषण करते हैं, इसका कच्चा चिट्ठा गोदान में प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। पुलिस के शोषण का एक चित्र निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। दरोगा गांव वालों को धमकाते हुए कहता है कि मैं 15 मिनट का समय देता हूं, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये न आए तो तुम चारों के घर तलाशी होगी, और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा कभी पानी भी नहीं मांगता है। तत्कालीन समाज में जमींदारों का शोषण अपनी चरम सीमा पर था और वे किसानों से नाजायज नजराना लेते थे, बेगार कराते हैं और ऊपर से कोड़े भी बरसाते हैं। वे प्रभुता संपन्न हैं, अतः असेंबली में भी वे ही चुनकर जाते हैं और नाच गानों में, उत्सवों में हजारों रुपए पानी की तरह बहाने में अपनी शान समझते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अपने को बड़ा दिखाने के लिए हमें ये सब व्यर्थ के आयोजन करने पड़ते हैं। न करें तो कंजूस कहलाएं और करें तो कर्जदार बने। यही तो विवशता गोदान में है। प्रेमचंद ने नारी की स्थिति का भी निरूपण किया है। मालती एक ओर तो नवयुग के शिक्षित महिलाओं के दुर्गुणों से युक्त है, वहीं दूसरी ओर उपन्यास के उत्तरार्ध में अपने में अभूतपूर्व परिवर्तन कर लेती है। अब सेवा, त्याग और परोपकार ही उसके जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं। प्रेमचंद ने उसका चरित्र चित्रण एक ही वाक्य में कर दिया है। मालती बाहर से तितली है पर भीतर से मधुमक्खी। प्रेमचंद ने मेहता के द्वारा जिन नारी संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है, वे निश्चित रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण के परिचायक हैं। वे नारी को उसके परंपरागत रूप में देखने के पक्षधर हैं। प्रेमचंद ने नारी के जिन आदर्शों का उल्लेख किया है, वे निश्चित रूप से महान हैं और गोदान रमणी के आदर्श रूप को प्रस्तुत करते हैं। आश्चर्य यह है कि एक गोविंदी ही उस यथार्थ पर खरी उतरती है, लेकिन शेष नारी पात्र तो जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। मिल मालिकों की लूट खसोट, संपादकों की कुटिलता, पटवारियों की धौंस का जीता जागता चित्र गोदान में देखा जा सकता है। गोदान की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जा सकती है कि इसके सभी पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने अपने वर्ग की सभी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों के दर्पण हैं और उनका कोई भी पात्र खलनायक की श्रेणी में नहीं आता है। हर पात्र में कोई न कोई व्यक्तिगत विशेषता अवश्य है, तो जो उसे विशिष्ट बना देती है। गोदान में प्रेमचंद ने सद्वृत्तियों के प्रति आस्था उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया है। वे जीवन और समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे और उसे अपनी कल्पना के अनुरूप आदर्श रूप में देखना चाहते थे। अतः गोदान में उन्होंने यथार्थ को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वह आदर्शोन्मुखी बन गया है। प्रेमचंद को प्रगतिवादी भी कहा जाता है क्योंकि उनमें यथार्थ के प्रति मोह है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा गोदान को सत्य का वाहक बताते हुए उसे पूर्णतः यथार्थवादी उपन्यास कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्राम जीवन की आर्थिक सामाजिक दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है। हाथ तोड़ परिश्रम करने के उपरांत भी किसान भरपेट भोजन नहीं कर पाता। यह एक नग्न वास्तविकता है जो गोदान में होरी धनिया की कथा के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। किसान को कितने मुहानों से गुजरना पड़ता है, इसका परिचय भावी पति रामसेवक के मुख से इन शब्दों में प्रेमचंद ने दिया है। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है,
पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो, थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है कि वह उनका आदर सत्कार करे, नज़र न्याज दे, नहीं तो एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंध जाए। यह कैसी विडंबना है कि जो किसान सबका अन्नदाता है वह स्वयं भूखा है, क्योंकि शोषण के शिकंजे में पड़कर उसका सारा अनाज तो खलिहान में ही तुल जाता है। हार तोड़ परिश्रम करने के बाद भी वह भूखा नंगा है। इसी त्रासदी को गोदान में प्रेमचंद ने यथार्थवादी ढंग से व्यक्त किया है। किसान का शोषण कई मुहानों पर होता है। जमींदार, कारिंदा, कारकुन, पटवारी, महाजन, पुलिस सब उसका शोषण करते हैं। किसान सबके लिए नरम चारा है। मरते समय भी उसे त्राण नहीं मिलता है। वहाँ भी पुरोहित गोदान कराने के लिए सिर पर खड़ा है, भले ही उसके पास गाय तो दूर बछिया तक न हो। हाँ, मजदूरी के 20 आने पैसे जरूर हैं, उसे भी वह गोदान के नाम पर झटक लेता है। गोविंदी के रूप में प्रेमचंद ने एक आदर्श भारतीय रमणी का चित्र प्रस्तुत किया है। मालती के चरित्र में आया परिवर्तन भी उनकी आदर्शवादी सोच को प्रतिबिंबित करता है। अतः यह कहना अधिक तर्कसंगत है कि गोदान में यथार्थ के साथ ही आदर्श को भी स्थान दिया गया है। सारांश यह है कि गोदान लोक मंगल की भूमि पर स्थित आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास है।